नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, हमारे YouTube चैनल का जो नाम है वो हमने चेंज किया है। RBSE ऑनलाइन स्कूल हमने यहाँ पर हमारे YouTube चैनल का जो नाम है वो हमने चेंज कर दिया है। बहुत ही अच्छा नाम है, आप सभी को उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। चलिएगा आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, आप आपका जो टॉपिक है, जो आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो बुक है उसका टॉपिक है एक, जिसका कविता नाटक और कहानी वाला जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। और 3 अंक के प्रश्न उसमें है वो पूछे जाएंगे। तो ये 3 अंक के प्रश्न उम्मीद करते हैं आज का जो वीडियो देख लेंगे आपके 3 अंक है वो पक्के होने वाले हैं। और ये आपका जो पार्ट है वो हिंदी साहित्य का पार्ट है, विशेष रूप से आप ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट में है, फर्स्ट वाले में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो कविता है वो किस परंपरा के रूप में जन्मी है। तो वो है, आपका उत्तर हो जाएगा वाचिका। वाचिका है उसके रूप में जन्मी है कविता। नेक्स्ट बात करते हैं कि कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो उसमें आप लिख सकते हैं जो छंद होता है वो, और शब्दों का चयन, उनका गठन, लय और प्रतिभा, ये है वो कविता के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। आगे बात करते हैं कविता क्या है। तो कविता क्या है कि कविता संवेदनाएं, भावनाओं के निकट और मन को छू लेने वाली होती है और झकझोर देने वाली होती है। वो ही क्या होती है, कविता होती है। और कविता की जो मूल में संवेदना है वो राग तत्व है। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं कि जो कविता है वो कैसे बनती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चित्र जिस तरह चित्रकला, संगीत कला, चित्रकला, संगीत कला और नृत्य कला का प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी प्रकार कविता लिखना लिखना नहीं सिखाया जाता। कविता आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति है जिसे शब्दों में पिरोकर एक मूर्त रूप है वो दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 5 है कि कविता में शब्दों का क्या महत्व है। कविता में है वो शब्दों का है वो महत्व क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो कि कविता है उसमें शब्दों का क्या महत्व है। तो कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। और शब्दों के मेल शब्दों के मेल जोल कविता की पहली शर्त है। और शब्दों से खेलना, शब्दों को जोड़ना और शब्दों के अंदर छिपे हुए जो अर्थ होते हैं उसको समझना ही इसका विशेष महत्व रहता है कविता में। और आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 है कि कविता में बिंब क्या है। कविता में बिंब क्या है तो इसके बारे में है कि हमारे हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सरल उपाय हमारी जो इंद्रियां होती है वही है। और शब्दों को सुनकर अपने अपने आप ही मन में कुछ चित्र भरते हैं और यह स्मृति चित्र ही क्या है, बिंब है। पॉइंट नंबर 7 है कि कविता के प्रमुख घटक कौन 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 से हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका भाषा का पूर्ण ज्ञान और बिंब छंद की बुनियादी जानकारी। और कम शब्दों में हमें क्या होता है कि जो कम शब्द होते हैं, कम शब्दों में है वो अपनी बात कह देना होता है। और कविता के प्रति नवीन दृष्टिकोण होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 है कि शब्द विन्यास क्या है। तो शब्दों को व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है वो ही शब्द विन्यास है, जिसमें अर्थ, लय और तुकबंदी है वो होती है। पॉइंट नंबर 9 है कि मानवीकरण है वो किसे कहते हैं। तो कविता में बिंबों का विशेष महत्व होता है। और कविता में प्राकृतिक व सजीव चित्रों को है वो उकेरने की जो शैली होती है उसी को क्या कहा जाता है, मानवीकरण है वो कहा जाता है। पॉइंट नंबर 10 है कि नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा है। यहाँ पर संज्ञा होगा, यहाँ पर संख्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप संज्ञा लिख सकते हैं, यहाँ पर आप संज्ञा लिख लेना, ठीक है ना। संज्ञा यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पर कि नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा क्यों दी गई है। तो नाटक का मंच पर मंचन किया जाता है तब वह है वो पूर्ण होता है, अतः नाटक देखने के पश्चात ही पूर्ण होता है। पॉइंट नंबर 11 है कि नाटक में समय का बंधन क्या है।
तो एक अच्छे नाटक में है, एक अच्छे नाटक में अधिकतम है वो 3 अंक होते हैं, और प्रत्येक अंक की है वो अधिकतम अधिक प्रत्येक अंक की जो अवधि होती है वो कम से कम कितनी होती है, 48 मिनट होती है। यह आपको रिक्तस्थान में पूछा जा सकता है, और इसे ही समय का बंधन कहते हैं। और नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो वो होता है आपका शब्द। और एक अच्छे नाटककार को कम से कम शब्दों में है वो अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना आना चाहिए। पॉइंट नंबर 13 क्या कहता है, जानते हैं। पॉइंट नंबर 13, तो एक नाटक में कथ्य क्यों आवश्यक है, स्पष्ट करना है। तो पहले कहानी नाटक में पहले कहानी में पिरोना होता है। नाटक को पहले किस में पिरोना होता है, कहानी में। और उसके लिए जो नाटककार होता है, नाटककार को शिल्प या संरचना की जो जानकारी है वो होनी चाहिए, और नाटक मंच पर मंचित होता है। पॉइंट नंबर 14 है कि संवाद नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है। कैसे आपको समझाना है, तो नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है वो संवाद है। और दूसरी किसी विधा के लिए है वो बिल्कुल आवश्यक नहीं है, और वह संवादों का है वो सहारा ले। परंतु नाटक में संवादों के बिना काम नहीं चल सकता, और नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और उपसंहार जैसे तत्व अनिवार्य होते हैं। इसमें विरोधी विचारधाराओं संवाद है वो होना आवश्यक होता है, और संवाद से ही नाटक है वो कमजोर या सशक्त है वो बन पाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या दिया गया है, पॉइंट नंबर 15 है कि रंगमंच पर प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम कैसे, यानी रंगमंच पर प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है कैसे। तो रंगमंच है वो प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है कैसे, आपको समझाना है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। वह कभी भी यथा स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता। इस कारण उसमें उसमें और स्वीकार और अस्वीकार की जो स्थिति होती है वो बनी रहती है। असंतुष्टों, प्रतिरोध और अस्वीकार्य से नकारात्मक तत्व जितनी ज्यादा उपस्थित रहेंगे, नाटक उतना ही वो गहरा और सशक्त है वो बनेगा। पॉइंट नंबर 16 है कि नाटक की प्रमुख विशेषता बताइए। तो नाटक की प्रमुख विशेषता क्या है, नाटक एक दृश्य काव्य है। नाटक को हम क्या कर सकते हैं, नाटक को हम दृश्य यानी देख सकते हैं, और नाटक को पढ़ने और सुनने के साथ देखा भी जाता है। नाटक की रचना किसी भी काल की हो सकती है, परंतु वह नाटक सदैव वर्तमान काल में ही घटित होता है, और इसमें समय, शब्द और कथ्य, संवाद आदि इसके मुख्य तत्व माने जाते हैं। और नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा पाई जाती है। और रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त जो है वो माध्यम है वो होता है। पॉइंट नंबर 17 है कि नाटक की भाषा है वो कैसी होनी चाहिए। तो नाटक की भाषा सहज स्वाभाविक होनी चाहिए, प्रसंग के अनुकूल होनी चाहिए, और भाषा तत्सम प्रधान है वो होनी चाहिए। आधुनिक नाटकों में खड़ी बोली में अंग्रेजी बोली का प्रयोग किया जाता है। कहानी क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो कहानी क्या है, तो किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा, और जिसमें क्या हो, परिवेश हो, द्वंदात्मकता हो, और कथ्य का क्रमिक विकास हो, और चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही कहानी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 19 है कि कहानी लेखन में कल्पना का क्या महत्व है। तो कहानी लेखन में कल्पना का विशेष स्थान है वो रहता है, या विशेष महत्व रहता है, क्योंकि कथाकार है वो कल्पना द्वारा ही कहानी को विस्तार है वो देता है। और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा कहानियों में कल्पना का अब सम्मिश्रण भी होने लगा है। मनुष्य वह सब सुनना और करना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है, यह सब कल्पना से ही संभव होता है। पॉइंट नंबर 20 है कि कहानी में कथानक की भूमिका पर प्रकाश डालना है। तो कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक है वो होता है। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है, कथानक होता है। और कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप होता है जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख है वो किया जाता है। और कथानक कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है, और कहानीकार कथानक के एक सूत्र के आधार पर ही कथा को विस्तार देता है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 21 की ओर। पॉइंट नंबर 21 है कि एक कहानीकार को पात्रों के संवाद लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पात्रों के संवाद लिखते समय कहानीकार को विशेष
अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि संवाद है वो पात्रों के स्वभाव और पृष्ठभूमि के है वो अनुकूल हो, उसके विश्वासों आदर्शों के अनुकूल होना चाहिए। और संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है और पात्र स्वयं संवाद बोलने लगते हैं। केवल संवाद सुनकर के ही श्रोता को पता चल जाए कि कौन बोल रहा है, वह क्या करता है आदि संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। पॉइंट नंबर 22 है कि कहानी में चरम उत्कर्ष का क्लाइमैक्स कैसा होना चाहिए। तो कथानक के अनुसार चरमोत्कर्ष अर्थात क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। चरमोत्कर्ष का चित्रण बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि भावों या पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति चरमोत्कर्ष के प्रभाव को कम है वो कर सकती है और कहानीकार को प्रतिबद्धता या उद्देश्य की पूर्ति के प्रति अतिरिक्त आग्रह कहानी को भाषण में बदल सकता है। और अतः अच्छा चरम उत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने के लिए और लेख के पक्ष दर की ओर आने की ओर प्रेरित है वो करता है। पॉइंट नंबर 23 है कि कहानी का इतिहास कितना पुराना है। तो कहानी का जो इतिहास है वो जितना मानव का जो इतिहास रहा है उतना ही कहानी का जो इतिहास है वो उतना ही पुराना है। पॉइंट नंबर 24 है कि हमें जीने की कला सिखाती है। कैसे? जो कविता होती है वो हमें जीने की कला है वो सिखाती है। किस प्रकार सिखाती है? तो कविता हमें अपनी ओर खींचती है और उसे बार बार सुनने और उसे अनुगुंज हमारे अंतर्मन को सुंदर बनाकर जीने की जो कला होती है वो सिखाती है। पॉइंट नंबर 25 है कि कथानक की पूर्णता की आवश्यक शर्त है वो क्या है। तो कथानक की पूर्णता की आवश्यक शर्त यही है कि एक वादा के समाप्त होने या किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाने के कारण कथानक है वो पूरा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 26 है कि कविता में लय व ताल का क्या महत्व है। तो लय व ताल के माध्यम से ही कविता में गीत आती है। इसे संगीतबद्ध कविता संस्मरणीय होने के साथ आनंद भी प्रदान है वो करती है। पॉइंट नंबर 27 है कि नाटकों में पात्रों के संवाद कैसे होने चाहिए। तो नाटक में चरित्र के संवाद सहज और स्वाभाविक है वो होने चाहिए। और पॉइंट नंबर 28 है कि नाटक एक सफल संपादक होना चाहिए। कैसे? यानी सफल संपादक होना चाहिए। कैसे? आपको समझाना है कि नाटककार को संपादक इसीलिए होना चाहिए क्योंकि उसको कथ्य कहानी में नहीं थे उसको जो कथ्य कहानी में नहीं थे उसके अनुरूप है वो दृश्य तैयार करना है वो आना चाहिए। पॉइंट नंबर 29 है कि कहानी के चरित्र विकास में समाज योजना का योगदान लिखिए। तो कहानी के मूल में चरित्र ही होते हैं। बिना चरित्रों के कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती और इन चरित्रों का विकास आपस में संवादों से ही संभव है वो होता है। पॉइंट नंबर 30 है कि नाटक एवं साहित्य के अन्य विधाओं में दो अंतर बताइए। तो कविता, कहानी या उपन्यास आदि साहित्य की विधाएं अपने लिखित रूप में पूर्ण हो जाती है, जबकि नाटक का लिखित रूप है वो अपूर्ण होता है। यहाँ पर पूर्ण नहीं बल्कि अपूर्ण होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अपूर्ण लिख लेना क्योंकि वह मंच पर मंचित होने के उपरांत ही पूर्ण होता है। और दूसरा साहित्य की दूसरी विधाओं यानी कविता, कहानी और उपन्यास में है वो हम कभी भी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय के पश्चात ही वहीं से हम है वो इसको शुरू भी है वो कर सकते हैं, परंतु नाटक में के साथ ऐसा संभव है वो नहीं होता है। तो ये 30 पॉइंट थे। जिस स्टूडेंट ने ये 30 पॉइंट देख लिए, उम्मीद करता हूँ मैं आपके इसमें जो कविता, नाटक और कहानी है उसके जो 3 अंक है, प्रत्येक अंक का एक अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें से आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। तो अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।